नहीं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले चंद दिन से ये हेयरिंग हो रही है, तकरीबन कोई 5-6 दिन हो गए ये हेयरिंग चल रही है यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर। फेडरल गवर्नमेंट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन राइटिंग लिख के दिया कि मेरे ख़िलाफ़ एक और FIR दी गई है, जिसके बिहाफ पे उन्होंने वहाँ से अपनी एक पिटीशन वापस ली। किसी भी और शहरी की तरह ये मेरा भी हक है कि मुझे पता चले मेरे पे FIR किस थाने में दी गई है, किस इलाके में दी गई है, ताकि उससे रिलेटेड जो रेलेवेंट कोर्ट्स हैं, अप्रोप्रिएट कोई भी फोरम है, मैं वहाँ पे रुजू कर सकूँ। वहाँ से जो आइन पाकिस्तान का कानून मुझे या किसी भी शहरी को इजाज़त देता है वो रिलीफ मांग सकूँ, और उस FIR में, उस अदालत में जाके अपने आप को पेश करूँ, ताकि मेरी इन्वेस्टिगेशन होनी है या जो भी होना है कानून के मुताबिक वो वहाँ से शुरू हो सके। आपको पता है कि इमरान खान साहब हों या हमारी पार्टी का कोई भी रुकन हो, हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, हमने हमेशा कानून का एहतराम किया है। अगर कोई मुकदमा बना है तो उसको हमेशा अदालतों के सामने जाके अपने आप को सरनगू किया है, किसी अदालत से कभी भागे नहीं। हुकूमत थी तो मेरे बारे में कहा जाता था कि जैसी हुकूमत ख़त्म होनी सबसे पहले इन्होंने भागना है। आपको याद होगा 9 अप्रैल को हुकूमत गई थी, मेरा नाम PNIL लिस्ट में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से आप फ्लाई नहीं कर सकते। बड़े ही ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में मैं गया, पिटीशन की, वहाँ से इजाज़त मिली मुझे, और मैं 4 दिन के लिए अमेरिका गया। अगर मैंने भागना होता तो वो सुनहरी मौका था, क्योंकि हुकूमत 9 अप्रैल को गिर चुकी थी। मैं अप्रैल के आखिर के ऊपर 28, 29, 30, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, अप्रैल के आखिर पर मैं अमेरिका गया 4 दिन के लिए। अमेरिका में इस्तांबुल से शिकागो को जा रहा था, जब जहाज़ उतरा तो पता चला कि मेरे पे 2 और FIR दर्ज कर दी गई, एक अटक में, एक फैसलाबाद में, कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर कोई नारेबाजी हुई है, और उस नारेबाजी के पदाश में मैं जो उस टाइम जहाज़ में था जब ये वाक़या हुआ, क्योंकि वो कोई 11-12 घंटे की फ़्लाइट होती है, और मैंने जहाज़ के अंदर बैठे हुए कोई ऐसी कार्रवाई कर दी हवा में से कि मेरे पर वो FIR दर्ज कर दी गई। वो वापस उन FIR से जान छुड़वाने के लिए पाकिस्तान पहुंचा जब, और पाकिस्तान वापस आया अपने वादे के मुताबिक, भागा नहीं। तो आपको याद है मेरी गाड़ी के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद मुजफ्फरगढ़ में आपको याद है इलेक्शन में जो बाद में अदालत ने मुझे इनोसेंट करार दिया, मेरा कोई लेना देना ही नहीं था उस सारी चीज़ में, वो भी एक जाली पर्चा बनाया गया। और उस वक़्त की हुकूमत और उसके एक मशीर, उस वक़्त के DPO के ऊपर, जो बाद में DPO बेचारे ने खुद बताया, IG ने खुद बताया बाद में, कि पुरजोर इसरार था उनका कि इसके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगाए। उसमें से निकले, उसके बाद एक और केस बना जिसको मैं फेस कर रहा हूँ अदालत के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक बयान की पादाश में उसमें सज़ाए मौत की सज़ा भी है और उम्र कैद की सज़ा भी है। उसके बावजूद मुल्क के अंदर हैं, अदालतों के सामने हैं, हाजिर हैं, क्योंकि इसी मुल्क की बेहतरी के लिए अमेरिका में एक कंफर्टेबल ज़िंदगी छोड़कर मैं यहाँ पर आया था, इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए। दूसरी बात मैं कहूँ कि जब आप सियासी ज़िंदगी में आते हैं या आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आप माशरे में बेहतरी करना चाहते हैं, बिगाड़ को सीधा करना चाहते हैं, तो आपकी राह में मुश्किलात आती हैं, आसान नहीं होती। हम उसके लिए तैयार हैं। मैं नई क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम अज़ कम ये नंगा करके मारने का रवाज कम हो गया है। अगर जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया और उसके बाद जिस तरीके से ट्रीट किया गया, कपड़ा डालने के अलावा, आंखें बंद करने के अलावा, मैं बाकी बात कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है उन्हें मारा नहीं गया, उनसे एहतराम से पेश आया गया। अगर इस तरीके से गिरफ्तार करना है तो आप बेशक हम सबको कर लें, हम तैयार हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आती कि क्या मैं सौतेला बेटा था इस कौम का, कि जब मुझे पकड़ा गया तो मैंने क्या जुर्म किया था कि मुझे उस तरीके से मारा गया जैसे मैं कोई टेररिस्ट होता हूँ। ये सरकारी अपना जो सियासी लोग होते हैं इन पे मुकदमे बनते हैं, हमें पता है, इस बात का अदराक है। आप अपोजिशन में जाते हैं, आप पे मुकदमे बनाती है आपकी मुखालिफ जो जमात है, आपको अंदर भी फेंकती है।
لیکن کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ سیاستدان کے کپڑے اتارے گا، جو اس امپورٹڈ حکومت کی رجیم میں بیٹھے سیاستدانوں نے کیا۔ نہ صرف کیا بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب اس کے اوپر بڑکے بھی مارتے رہے کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے، حالانکہ ماضی میں رانا ثناء اللہ صاحب خود اس بات پہ آنسو بہاتے رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس لیے میرا صرف یہ ہے کہ آپ نے فواد صاحب کو گرفتار کیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب، اس طرح کی اگر آپ نے گرفتاری جو پہلے بھی سیاسی لوگوں کی ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، آگے بھی ہونی ہے شاید، اس پر کوئی بھی آپ کے سامنے ایسا احتجاج نہیں کرے گا جس سے یہ لگے کہ کچھ انہونا ہو رہا ہے۔ جب آپ انہونا کریں گے تو پھر مجھے اور اعظم سواتی کو اس کے اوپر آ کر بات کرنی پڑے گی۔ یہ جو سیاسی گرفتاریاں ہیں جس طریقے سے پہلے ہوئی ہیں، میں نے جیسے کہا اب ہو رہی ہیں، ان کا عدالتوں میں مقابلہ کریں گے، لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں، اگر ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ سیاسی ہوگا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ٹریٹمنٹ ٹیررسٹ والا ہوگا تو پھر آ کے میڈیا کو، عدالت کو، پبلک کو بتانا پڑے گا کہ کیوں ایک گرفتاری میں سے نکل کے ایک بندہ جو ہے وہ کئی مہینوں تک اپنی نارمل لائف میں کیوں نہیں آ پاتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ایک جو مثبت بات ہوئی ہے میں اس کو اپریشیٹ کروں گا۔ میں بہت فکر مند تھا فواد چودھری صاحب کے لیے، میں آپ کو بتاؤں کل رات تک میں بہت فکر مند تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ ان کی فیملی کو ایکسیس دی گئی ہے، ان کو وکلا کو ایکسیس دی گئی ہے، وہاں اسلام آباد میں انہیں لوگوں سے ملنے دیا گیا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ مقدمہ کریں، فواد ایک دلیر آدمی ہے، وہ مقابلہ کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فواد کے اوپر غلط مقدمہ بنایا گیا ہے، انشاءاللہ وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اسے فیس کریں گے، لیکن یہ ہے سیاسی مقدمے بازی، یہ ہے سیاسی انتقامی کارروائی جس کا ہم مقابلہ کریں گے عدالت کے اندر، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، ابھی تک یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنے سے قاصر ہوں کہ جو 2-3 مہینے 4 مہینے پہلے جو ہوا وہ کیا ہم چلے، میں سیاستدان نہیں، میں نے الیکشن نہیں لڑا، لیکن شہری تو ہوں، میں فیڈرل کیبنٹ کا ممبر تھا، میں ایک پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاکٹریٹ پروفیسر ہوں، میں نے دنیا کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں پڑھایا ہوا ہے، تو کوئی وجہ تو ہوگی میرے ساتھ ایسا برا سلوک کرنے کی، وہ وجہ معلوم ہو جائے تاکہ میں دوسرے لوگوں کو بتاؤں کہ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، آپ نے یہ جرم نہیں کرنا تاکہ آپ کے ساتھ یہ سلوک نہ ہو، میرے ساتھ تو ہو گیا۔ تو کوئی اپنے دل سے پوچھئے، اپنے ضمیر سے پوچھئے، میں بھی آپ کا اتنا ہی بیٹا ہوں اس پاکستان کا جتنا کوئی اور ہے۔ تو اس لیے میں نے عمران ریاض صاحب سے پوچھا، وہ گرفتار ہوئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں، انہیں اس طریقے سے شدت سے نہیں مارا گیا۔ میں نے اس کے علاوہ جو لوگ گرفتار ہوئے ان سے بھی پوچھا، ابھی تک سمجھ سے قاصر ہوں کہ وہ جو 1-2 ہفتے تھے اس میں میرے اوپر کس چیز کا غصہ تھا، میں نے ایسا کیا کیا تھا، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی ابھی تک کہ کیا وجہ تھی۔ کوئی میں بیرونی ملک کا ایجنٹ تھا، میں یہاں پر کوئی ایسی سٹیٹ کے خلاف کارروائی کر رہا تھا۔ اینی ویز واپس آتا ہوں، آج جاوید لطیف صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، میری نظر سے ٹکر گزرے ہیں، وہ بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں جگہ نہ دی گئی تو ہم سب کچھ بول دیں گے، اگر ہمیں حکومت نہ کرنے دی گئی تو ہم سب کچھ بول دیں گے، یہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو جاوید لطیف صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ بول دیں، عوام کو پتہ لگنے دیں آپ کے سینے پہ کیا وزن ہے، آپ کس پریشانی میں ہیں، آپ کس سے مدد مانگ رہے ہیں، بتائیے عوام کو۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو استعمال کیا، تو آپ کو کس نے استعمال کیا، آپ کیوں استعمال ہوئے، آپ کی لیڈرشپ نے آپ کو کیوں استعمال سب کو ہونے دیا؟ کیا آپ کی لیڈرشپ نے صرف اپنے مقدمات ختم کرانے کے لیے آپ کی پوری پارٹی، اس کے تمام ورکرز، اس کے جو بھی آپ نے جھوٹا سچا نظریہ بنایا ہوا تھا، کیا اس سب کو استعمال کر دیا آپ نے؟ اگر کر دیا تو پھر سچ بولیں۔ آپ ہر چوتھے دن آتے ہیں اور آ کے آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جگہ نہ دی گئی حکومت کرنے کی تو میں سب کچھ بتا دوں گا، ہم سب کچھ بتا دیں گے، ہمیں زبان کھولنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور عوام کا استحقاق ہے۔ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، جس طریقے سے اس ملک کے اندر عدالتیں ایک ادارہ ہے، عدلیہ جو ہے، الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، پولیس ایک ادارہ ہے، ملک کی دوسری جو ادارے ہیں وہ ادارے، اسی طریقے سے پولیٹیکل پارٹی بھی ایک ادارہ ہوتی، قوم کا امانت ہوتی ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یہ بھی ادارے ہیں، اس میں بیٹھنے والے لوگ ذمہ دار ہیں کہ وہ عوام کو اعتماد میں لیں۔
तो आप आवाम को एतमाद में लीजिए कि आपके पास ऐसा क्या है जो बार बार आप धमकियां देते हैं और क्या छुपाते फिर रहे हैं। तो एक दफ़ा दिल का ढक्कन खोलिए, आवाम को बताइए, सीधा मानिए कि आपने मिफ्ता इस्माइल को निकाला कि डॉलर नीचे लेके आना है, और डॉलर मुझे अभी पता चला है, अगर मैं गलत हूं तो मीडिया करेक्ट कर दे, कि अभी थोड़ी देर पहले ये 255 रुपए पे इंटर बैंक में ट्रेड हो रहा है। जितना कि मैं समझता हूं इकोनॉमी को, इसका मतलब है ये ओपन मार्केट में शायद 270 रुपए पे ट्रेड हो रहा होगा, 75 पे हो रहा होगा। और इसका मतलब ये है माफ कीजिएगा कि आने वाले वक्त में आप शायद इसको खुदा ना खास्ता 300 के साथ टच होते देखें। अगर ऐसा है तो जो उससे अफराते ज़र फैलना है, जो उससे रिसेशन आनी है इकोनॉमी के अंदर कसाद बाजारी, जो उससे महंगाई होनी, इन्फ्लेशन आनी है। गरीब आदमी आज दाल के साथ रोटी नहीं खा सकता, जो उससे वो होना है। आपको पता है हर हुकूमत में हर अपोजिशन महंगाई की बात करती है। हमारी हुकूमत में 55 रुपए पे आटा था तब भी महंगाई की बात होती थी, आज 150 पे है तब भी हो रही है। लेकिन आपने कंपैरिजन देखना है कि तब कितनी महंगाई हुई थी और आज कितनी हुई है। अब गरीब आदमी की सांसें निकलने वाली हैं जितनी महंगाई हो गई है। किसान से 60 अरब रुपए यूरिया की मद में ब्लैक मनी अजाफी वसूल की गई है। फसल का पैसा उसे दिया नहीं जा रहा। शुगर मिलें क्या कर रही हैं दोबारा से, वो आपके सामने है। खान साहब की हुकूमत में जो कुछ हुआ था वो आपके सामने कि कैसे लोगों को नकद पैसे लेके दिए गए थे। तो ये जो रजीम चेंज हुई, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स इनफरादी तौर पर हैं वो तो नज़र आ रहे हैं, इज्तमाई तौर पर जो मुल्क के ऊपर हैं वो भी आज आपको नज़र आ रहे हैं। मैं दोबारा गुजारिश करूंगा तमाम ऐसे लोगों से, ऐसी शख्सियात से, ऐसे अदारों से जो ये क्लेम करते हैं कि उन्हें वतन अजीज़ का दुख है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा रीथिंक करें, इस स्ट्रेटजी को, इस पॉलिसी को रीथिंक करें और पाकिस्तान को एक ऐसा हल ला कर दें जिससे आम आदमी के मसाइल हल हों। पाकिस्तान जब तक इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगा, अवाम अपनी मर्जी, हो सकता है अवाम पीटीआई को रिजेक्ट कर दे, आप अपना बयानिया दें, हो सकता है अवाम पीटीआई को बिल्कुल वोट ना दे, तो अवाम को फैसला करने दें कि उन्होंने अपना हुक्मरान किसको चुनना है। इक़्तिदार आला जो है वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ात के पास है और उसके बाद पाकिस्तान की अवाम के पास है। तो पाकिस्तान की अवाम को फैसला करने दीजिए कि वो किसको अपना हाकिम मानना चाहते हैं या लाना चाहते हैं। और जब अवाम के मैंडेट से एक हुकूमत आएगी, वो किसी भी जमात की हो, वो अवाम की अमंगों पर अवाम को, क्योंकि वो जवाबदाह होगी, वो अवाम के लिए फैसले करेगी। लेकिन अगर एक हुकूमत किसी बैरूनी साजिश से आएगी या किसी और की मर्जी से आएगी तो वो फिर सिर्फ उन्हीं को जवाब दे, वो उन्हीं के लिए फैसले करेगी। इसलिए अगर अवाम के लिए फैसले करवाने हैं, इलेक्शन करवाना चाहिए जो आइन की रिक्वायरमेंट है। और हैरत है कि अभी तक गवर्नर साहब ने उसकी डेट नहीं दी, उनको उसकी डेट देनी चाहिए फौरी तौर पर। और मैं एक दफ़ा फिर जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो फवाद चौधरी साहब के जो हकूक़ हैं उनका ख्याल रखा जाए वहाँ पर। मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि उनके साथ कोई हैवी हैंडेडनेस, कोई अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई ऐसा सलूक रवा नहीं रखा जाएगा जो पाकिस्तान का आइन किसी भी शहरी के साथ जिसको रोकता है। सियासी तौर पर आपकी मुखालफत है, आपने उन पे FIR करवाई है, बिल्कुल ठीक है, हम उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन इंसानियत रहनी चाहिए, इंसानी सलूक रहना चाहिए, जो हमारी तहजीब की इक़दार हैं वो रहनी चाहिए। फवाद चौधरी इसी मुल्क का बेटा है, वो दुश्मन नहीं है। फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो किसी गैर मुल्की पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा करिंदा नहीं है जो पाकिस्तान में फसाद फैला रहा है। तो इसलिए मेहरबानी कीजिए, एक दफ़ा रीथिंक कीजिए। अगर हम इसी तरीके से इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो वतन अजीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और शायद फिर हम पलटें भी तो उस नुकसान का हम कोई कफ़ारा अदा ना कर सकें। आखिर पे मैं जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया है, लाहौर हाई कोर्ट है, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ
मैं उनके सब्र का शुक्रगुजार हूँ। आज 6 दिन के अंदर मुतअद्दिद बार अदालत में मेरा केस सुना गया। मसलन आज ही के दिन मेरा ख्याल 3 बार सुना गया। इससे पिछली दफ़ा जो पेशी थी उसमें शायद 4 या 5 दफ़ा सुना गया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक छोटा सवाल मुल्क की इतनी बड़ी मौजूद अदालत पूछ रही है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया कि हमने एक और मुकदमा किया है। आप ये तो हम नहीं सोच सकते कि हमारी वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलेगी। तो इसका मतलब आपने लिख के दिया, आपने लिख के दिया तो वो FIR अदालत के सामने रख दें। इसके लिए जज साहब मुतअद्दिद बार अहकामात दे चुके हैं, अभी उन्होंने दोबारा से अहकामात दिए हैं और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक उसकी कंप्लाइंस नहीं की गई। लेकिन मैं जो ग्रेस जज साहब ने दिखाई है, जो इस अदालत ने दिखाई है, जो पेशेंस दिखाया है, उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा जो कानूनी निज़ाम है वो किस कदर इस टाइम ब्रोकन हो चुका है और मुअज़्ज़ज़ जजेस और अदलिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज है एक आम आदमी को इंसाफ दिलवाने के लिए। हम बड़े शौक से अदलिया के ऊपर, वकला के ऊपर तनकीद कर देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि जो पूरा निज़ाम क्राफ्ट कर दिया गया है, इसमें ये जो अदलिया जिस तरीके से आपको इंसाफ दे रही है, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि पूरा जोर लगा के उन्हें आम आदमी को इंसाफ देना पड़ रहा है। जो अहकामात होते हैं अदालत के, उससे बचने के लिए, आम आदमी को इंसाफ ना देने के लिए हर हीला बहाना इस्तेमाल किया जाता है। उसके बावजूद मैंने जैसा आपको कहा कि अदालतें कोशिश कर रही हैं अपनी पूरी इस्तात से भी आगे जाके कि लोगों को किसी ना किसी तरीके से इंसाफ दिया जाए। इसलिए मैं अपने वकला बरादरी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं अपनी अदालतों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अल्लाह के बाद अगर हमारी इस वक्त मुसीबत में कोई उम्मीद है तो ये जजेस हैं, जो मैं तो ये कहूँगा कि जो अल्लाह के सफ़ीर बन के यहाँ बैठे हुए हैं, जो खुदा के सफ़ीर हैं दुनिया के ऊपर। जब खल्क़े खुदा के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, जब वो अपने आप को मुसीबत में देखते हैं, तो एक तरफ वो खुदा की मदद पुकारते हैं और दूसरी तरफ आकर किसी अदालत के सामने सरेंडर करते हैं। तो पहले भी अंदाज़ा था, लेकिन इस प्रोसेस में गुजर के और ज़्यादा अंदाज़ा हुआ कि जो सहाफ़ी खड़ा सच भेज रहा है, अदालत के अंदर जो वकील जरा कर रहा है, अदालत के अंदर जो जज डिस्पेंस कर रहा है, उसका कितना बड़ा रुतबा है और वो कितनी बड़ी खिदमत कर रहा है उस टाइम उस मुसीबत में फंसे इंसान के लिए। बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इमरान खान ने क्या लाएमल तैयार किया गया है कि उसके बाद PTI को कौन लीड करेगा? ऐसा कौन सा लीडर है उसके बाद कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है तो PTI को कौन लीड करेगा? देखिए, मैं आपको बड़ी वाज़ेह एक बात बता दूं कि मुझे अपने मुल्क के तमाम सिस्टम पे अभी इतना एतमाद मेरा नहीं टूटा कि मैं इस इफ़ के पीछे चला जाऊं कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया, क्योंकि मुझे पता है इमरान खान ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। इमरान खान इस टाइम वुंडेड भी हैं, ज़ख्मी भी हैं, सबको पता है। अभी उनकी टांग भी ठीक नहीं हुई और उसके साथ साथ उन्होंने कोई ऐसा जुर्म भी नहीं किया। उसके साथ साथ वो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे मजबूत और सबसे जो एक अवाम के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर मकबूल लीडर है, वो इमरान खान है। तो मैं नहीं समझता कि उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। मैं नहीं समझता कोई भी मुल्क के साथ, मुल्क की इकॉनमी जो पहले ही वेंटिलेटर पे है, जिसको सर्टेनिटी चाहिए। इकॉनमी, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, मैंने बिज़नेस पढ़ा और पढ़ाया हुआ है यूनिवर्सिटीज़ में। इकॉनमी के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है सबसे, सर्टेनिटी। अगर आप अनसर्टेनिटी फैला दें इकॉनमी में, इन्वेस्टर जो है वो अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देता है, इंटरेस्टेड इन्वेस्टर डर जाता है और आपकी इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स करती है। तो मैं नहीं समझता कोई भी मुल्क से मोहब्बत करने वाला इंसान या कोई भी मुल्क से मोहब्बत करने वाली अथॉरिटी ये फैसला करेगी कि इस वक्त इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए, जब मुल्क पहले ही इकनॉमिकली बहुत ही बुरे हालात में है और हम इस डायरेक्शन में और ज़्यादा मूव कर जाएं। गिल साहब बताइएगा कि क्या सियासत में मदाखलत ख़त्म हुई है या फिर अभी भी मदाखलत जारी है? देखिए, ये तो आपको मौजूदा हुकूमत बताएगी, ये तो आपको बताएगी। आज जो मैंने अभी आपको कहा तो है कि जो जावेद लतीफ़ बार बार धमकियां लगा रहे हैं, ये आपको सवाल उनसे पूछना पड़ना है। वो हर 8 दिन बाद आते हैं, मुझे नहीं पता उनको इजाज़त नहीं दी नवाज शरीफ साहब ने कि उन्होंने आगे बात करनी, वो एक ही बात बार बार कहते हैं। तो मैं जावेद लतीफ़ साहब को कहता हूँ कि वो जो बात करना चाहते हैं उतनी बात हमें मीडिया को, आवाम को समझ आ गई।
ਹੁਣ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵੱਟ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਹੋਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਐਵੇਂ ਬੇਵਕਤ ਦੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਬਾਂਗਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਦਿਓ। शकील साहब ये बता दें कि आपके दौरे हुकूमत में आपके सियासी मुखालफिन के खिलाफ पर्चे हुए, मुकदमा बने हैं। अब आपके सियासी मुखालफिन हुकूमत में हैं, आप लोगों के खिलाफ पर्चे हुए। आप ये बता दें कि क्या आप समझते हैं कि आपने उस वक्त पर्चे देकर मुकदमा बना की गलती की और आप ये हुकूमत भी गलती कर रही है? देखिए, मैं आपके ये अक्सर सवाल हम एक दूसरे से करते हैं और ये करना चाहिए, ये हक है, ये आपका हक है। देखिए, बात ये है कि हर मुकदमे का फ़र्क होता है। अगर आज आप ये कहें कि गिल साहब ने पैसा खाया है और नैब में आपने मेरा रेफरेंस बना दिया है तो वो एक डिफरेंट मुकदमा है। लेकिन अगर आपके बयान पे और मेरे बयान पे जिसका किसी को कोई नुकसान नहीं है उस पर मुकदमा बनाया जाता है तो ये बड़ी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, बड़े दो डिफरेंट मामलात हैं। आपने किसी शख्स के बारे में एक कॉलम लिख दिया अखबार में या आपने छुरी से जाके उसको कत्ल कर दिया, ये दो डिफरेंट। आपने किसी शख्स के बारे में एक कॉलम लिख दिया अखबार में या आपने छुरी से जाके उसको कत्ल कर दिया, ये दो डिफरेंट जुर्म हैं, ये दो डिफरेंट किस्म के इंसिडेंट्स हैं। तो हमारे पूरे ज़माने में आप बता दीजिए कोई एक मुकदमा ऐसा हुआ हो। जावेद लतीफ़ के खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा नहीं हुआ। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, वो रिलीजियस इंसाइटमेंट पर रियासत की तरफ से नहीं, इंडिविजुअल किसी की तरफ से हुआ और वो ख़त्म हो गया। हम भी ये चाहते हैं, आप अगर कोई इंडिविजुअल आता है तो ख़त्म हो जाएगा मुकदमा, किसी को प्रॉब्लम है हम मुकदमे में फेस कर लेंगे उसे। और अगर हमसे कोई हमारे टाइम में अगर कोई, पहली बात तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर होगा आइंदा या पहले तो वो भी गलत है, उस गलत को सही नहीं कहा जा सकता। मैंने या जो बंदे हम भुगत रहे हैं, मैंने या फवाद चौधरी ने तो कभी किसी मुकदमे को सपोर्ट नहीं किया। हमने तो कभी नहीं कहा कि इस बंदे को अंदर डाल दें। हमारी तो हमेशा ये बात रही कि सियासी आदमी को सियासत करने दें। उसने कोई करप्शन की है, मुकदमा करें, जेल में ना डालें, मुकदमा करें, पहले उसके ऊपर साबित करें, लेकिन साबित करने में कानून के हाथ मत बांधें, कानून को खुला छोड़ें, वो सही तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन करे, सही तरीके से। ये ना हो कि कुछ लोगों का तो 3-3 साल तक जो है उन पे फर्द जुर्म ही ना लग सके और दूसरा बंदा जो आम आदमी है उसको महीने के बाद ही ऑर्डर में लिख दे कि फर्द जुर्म नहीं लग रही है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा जुर्म हो गया है। तो इसलिए कानून एक जैसा सब पे इम्प्लीमेंट करें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करें। सारे मामले में शहबाज गिल की ज़ाती ज़िंदगी कितनी, यानी फैमिली लाइफ कितनी मुतासिर हुई? देखिए, ये कहानी कभी फिर से ही, ये मेरा ख्याल आप सहाफ़ी हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि ज़ाती ज़िंदगी कितनी मुतासर हुई होगी, क्या कुछ मुतासर हुआ होगा। ये कहानी कभी फिर से ही। और एक बात और ज़हन में रखिएगा कि जो आपकी फितरत होती है ना वो चेंज नहीं होती, वो फितरत आपके साथ चलती है। जो प्रो पाकिस्तान लोग हैं उन्होंने प्रो पाकिस्तान रहना है। आप उन्हें कितने भी ज़ख्म दे दें, आप उनकी टांग काट देंगे वो लंगड़ाते हुए प्रो पाकिस्तान होंगे, ज़ुबान काट देंगे तो गूंगे होके प्रो पाकिस्तान। शहबाज गिल नहीं बोल रहा कई महीनों से, लेकिन उस शहबाज गिल का दिल तो वहीं धड़कता है ना। मिडिल क्लास का हूँ, मजबूर हूँ, मेरा बाप कोई वडेरा होता, फ्यूडल होता, किसी बहुत बड़ी पार्टी से होता, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती, तो मुझे तो शायद इसीलिए लगा है कि मुझे इसलिए धोया गया है, मुझे इसलिए मारा गया कि मैं गरीब का बेटा था। मेरा कसूर ये था कि मैं पढ़ लिख के प्रोफेसर बन गया, वहाँ पे मुझे बुखार हुआ कि मैंने 35-40 लाख की नौकरी छोड़ के यहाँ आके मुल्क की खिदमत करनी है। 6 महीने 7 महीने से मेरे ट्रायल हो रहे हैं, बता दे कोई कि मैंने 1 रुपए का कोई फ़ायदा लिया या करप्शन की है। मैंने बगैर तनख्वाह के, बगैर किसी लालच के यहाँ पर अपने 4-5 साल ज़िंदगी के दिए जो मेरे गोल्डन टाइम थे। लेकिन शायद मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और दूसरे पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि शायद इसकी सज़ा वही है जो मुझे मिली है। तो कसूर मेरा मिडिल क्लास से होना है, कसूर मेरा आम आदमी होना है, तो उस कसूर की मुझे सज़ा भुगतनी पड़ती है। आपको भी ज़िंदगी में भुगतनी पड़ी होगी, लाइन में पीछे लगने की, मुझे भी भुगतनी पड़ रही है। तो ये बात ज़रूर देखें कि हम लोग, हमारी क्लास जो है वो बड़े ख्वाब देख सकती है, मैंने भी देखे हैं, हम बड़े ख्वाब दे सकते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि हम जितने बड़े ख्वाब देखेंगे, जितना ऊपर पहुँचेंगे, कीमत लेने वाले उतनी बड़ी कीमत लेंगे। वो हमें सीढ़ी के ऊपर जाके भी बताएंगे ये आपकी औकात नहीं है इतने बड़े ख्वाब देखने की, आपने अपनी औकात से ऊपर का ख्वाब देखा था। वो आपको 99 से 0 पे भेजेंगे आपकी औकात बताने के लिए। तो इसलिए मुझे जो लगता है कि गुस्सा तो और भी कईयों पे आया होगा, मेरे पे अकेले पे तो नहीं आया होगा, गुस्सा तो और लोगों पे भी आया, लेकिन जिस तरीके से मुझे धोया गया है उसकी वजह यह है कि उनको लगा कि इसको धोना चाहिए,
ये अछूत कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, इसका यहाँ आने का क्या काम था हमारे शुरफा के अंदर। तो मैं कबूल करता हूँ अपना कसूर, क्योंकि पैदा कहाँ हुआ हूँ ये मेरे इख्तियार में नहीं था कि मैंने किसी फ्यूडल फैमिली में पैदा होना या आम फैमिली में। तो मैं एक आम किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, एक आम छोटे से घर में पैदा होकर बड़ा ख्वाब देख के, पढ़ लिख के, अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के ज़ोर से यहाँ तक पहुँचा और ख्वाब देखा है। उसकी जो कीमत है वो भी मुझे चुकानी पड़नी है। रहमान रहीम। जैसा कि आपको पता है कि पिछले चंद दिन से ये हेयरिंग हो रही है, तकरीबन कोई 5-6 दिन हो गए ये हेयरिंग चल रही है यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर। फेडरल गवर्नमेंट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन राइटिंग लिख के दिया कि मेरे ख़िलाफ़ एक और FIR दी गई है, जिसके बिहाफ पे उन्होंने वहाँ से अपनी एक पिटिशन वापस ली। किसी भी और शहरी की तरह ये मेरा भी हक़ है कि मुझे पता चले मेरे पे FIR किस थाने में दी गई है, किस इलाके में दी गई है, ताकि उससे रिलेटेड जो रेलेवेंट कोर्ट्स हैं, अप्रोप्रिएट कोई भी फोरम है, मैं वहाँ पे रुजू कर सकूँ। वहाँ से जो आइन पाकिस्तान का कानून मुझे या किसी भी शहरी को इजाज़त देता है वो रिलीफ मांग सकूँ, और उस FIR में, उस अदालत में जाके अपने आप को पेश करूँ, ताकि मेरी इन्वेस्टिगेशन होनी है या जो भी होना है कानून के मुताबिक वो वहाँ से शुरू हो सके। आपको पता है कि इमरान खान साहब हों या हमारी पार्टी का कोई भी रुकन हो, हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, हमने हमेशा कानून का एहतराम किया है। अगर कोई मुकदमा बना है तो उसको हमेशा अदालतों के सामने जाके अपने आप को सरनगू किया है, किसी अदालत से कभी भागे नहीं। हुकूमत थी तो मेरे बारे में कहा जाता था कि जैसी हुकूमत ख़त्म होनी सबसे पहले इन्होंने भागना है। आपको याद होगा 9 अप्रैल को हुकूमत गई थी, मेरा नाम PNIL लिस्ट में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से आप फ्लाई नहीं कर सकते। बड़े ही ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में मैं गया, पिटीशन की, वहाँ से इजाज़त मिली मुझे, और मैं 4 दिन के लिए अमेरिका गया। अगर मैंने भागना होता तो वो सुनहरी मौका था, क्योंकि हुकूमत 9 अप्रैल को गिर चुकी थी। मैं अप्रैल के आखिर के ऊपर 28, 29, 30 मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, अप्रैल के आखिर पर मैं अमेरिका गया 4 दिन के लिए। अमेरिका में इस्तांबुल से शिकागो को जा रहा था, जब जहाज़ उतरा तो पता चला कि मेरे पे 2 और FIR दर्ज कर दी गई, एक अटक में, एक फैसलाबाद में, कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर कोई नारेबाजी हुई है, और उस नारेबाजी के पदाश में मैं जो उस टाइम जहाज़ में था जब ये वाक़या हुआ, क्योंकि वो कोई 11-12 घंटे की फ़्लाइट होती है, और मैंने जहाज़ के अंदर बैठे हुए कोई ऐसी कार्रवाई कर दी हवा में से कि मेरे पर वो FIR दर्ज कर दी गई। वो वापस उन FIR से जान छुड़वाने के लिए पाकिस्तान पहुंचा जब, और पाकिस्तान वापस आया अपने वादे के मुताबिक, भागा नहीं। तो आपको याद है मेरी गाड़ी के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद मुजफ्फरगढ़ में आपको याद है इलेक्शन में जो बाद में अदालत ने मुझे इनोसेंट करार दिया, मेरा कोई लेना देना ही नहीं था उस सारी चीज़ में, वो भी एक जाली पर्चा बनाया गया। और उस वक़्त की हुकूमत और उसके एक मशीर, उस वक़्त के DPO के ऊपर, जो बाद में DPO बेचारे ने खुद बताया, IG ने खुद बताया बाद में, कि पुरजोर इसरार था उनका कि इसके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगाए। उसमें से निकले, उसके बाद एक और केस बना जिसको मैं फेस कर रहा हूँ अदालत के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक बयान की पादाश में उसमें सज़ाए मौत की सज़ा भी है और उम्र कैद की सज़ा भी है। उसके बावजूद मुल्क के अंदर हैं, अदालतों के सामने हैं, हाजिर हैं, क्योंकि इसी मुल्क की बेहतरी के लिए अमेरिका में एक कंफर्टेबल ज़िंदगी छोड़कर मैं यहाँ पर आया था, इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए। दूसरी बात मैं कहूँ कि जब आप सियासी ज़िंदगी में आते हैं या आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आप माशरे में बेहतरी करना चाहते हैं, बिगाड़ को सीधा करना चाहते हैं, तो आपकी राह में मुश्किलात आती हैं, आसान नहीं होती। हम उसके लिए तैयार हैं। मैं नई क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम ये नंगा करके मारने का रवाज कम हो गया है। अगर जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया और उसके बाद जिस तरीके से ट्रीट किया गया, कपड़ा डालने के अलावा, आंखें बंद करने के अलावा मैं बाकी बात कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है उन्हें मारा नहीं गया, उनसे एहतराम से पेश आया गया।
اگر اس طریقے سے گرفتار کرنا ہے تو آپ بے شک ہم سب کو کر لیں, ہم تیار ہیں. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آتی کہ کیا میں سوتیلا بیٹا تھا اس قوم کا کہ جب مجھے پکڑا گیا تو میں نے کیا جرم کیا تھا کہ مجھے اس طریقے سے مارا گیا جیسے میں کوئی ٹیررسٹ ہوتا ہوں. یہ سرکاری اپنا جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان پہ مقدمے بنتے ہیں, ہمیں پتہ ہے اس بات کا, ادراک ہے. آپ اپوزیشن میں جاتے ہیں, آپ پہ مقدمے بناتی ہے آپ کی مخالف جو جماعت ہے, آپ کو اندر بھی پھینکتی ہے. لیکن کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ سیاستدان کے کپڑے اتارے گا جو اس امپورٹڈ حکومت کی رجیم میں بیٹھے سیاستدانوں نے کیا. نہ صرف کیا بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب اس کے اوپر بڑکے بھی مارتے رہے کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے. حالانکہ ماضی میں رانا ثناء اللہ صاحب خود اس بات پہ آنسو بہاتے رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہوا ہے. تو اس لیے میرا صرف یہ ہے کہ آپ نے فواد صاحب کو گرفتار کیا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب, اس طرح کی اگر آپ نے گرفتاری جو پہلے بھی سیاسی لوگوں کی ہو رہی ہے, ابھی بھی ہو رہی ہے, آگے بھی ہونی ہے شاید, اس پر کوئی بھی آپ کے سامنے ایسا احتجاج نہیں کرے گا جس سے یہ لگے کہ کچھ انہونا ہو رہا ہے. جب آپ انہونا کریں گے تو پھر مجھے اور اعظم سواتی کو اس کے اوپر آ کر بات کرنی پڑے گی. یہ جو سیاسی گرفتاریاں ہیں جس طریقے سے پہلے ہوئی ہیں, میں نے جیسے کہا اب ہو رہی ہیں, ان کا عدالتوں میں مقابلہ کریں گے. لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں, اگر ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ سیاسی ہوگا بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر ٹریٹمنٹ ٹیررسٹ والا ہوگا تو پھر آ کے میڈیا کو, عدالت کو, پبلک کو بتانا پڑے گا کہ کیوں ایک گرفتاری میں سے نکل کے ایک بندہ جو ہے وہ کئی مہینوں تک اپنی نارمل لائف میں کیوں نہیں آ پاتا. تو اس لیے سب سے پہلے ایک جو مثبت بات ہوئی ہے میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. میں بہت فکر مند تھا فواد چودھری صاحب کے لیے, میں آپ کو بتاؤں کل رات تک میں بہت فکر مند تھا, لیکن جب مجھے پتا چلا کہ ان کی فیملی کو ایکسیس دی گئی ہے, ان کو وکلا کو ایکسیس دی گئی ہے, وہاں اسلام آباد میں انہیں لوگوں سے ملنے دیا گیا ہے, تو ٹھیک ہے آپ مقدمہ کریں. فواد ایک دلیر آدمی ہے, وہ مقابلہ کرے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ فواد کے اوپر غلط مقدمہ بنایا گیا ہے, انشاءاللہ وہ ہمارا بھائی ہے, ہم اسے فیس کریں گے. لیکن یہ ہے سیاسی مقدمے بازی, یہ ہے سیاسی انتقامی کارروائی جس کا ہم مقابلہ کریں گے عدالت کے اندر, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ابھی تک, یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنے سے قاصر ہوں کہ جو 2-3 مہینے 4 مہینے پہلے جو ہوا وہ کیا ہم, چلے میں سیاستدان نہیں, میں نے الیکشن نہیں لڑا, لیکن شہری تو ہوں, میں فیڈرل کیبنٹ کا ممبر تھا, میں ایک پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاکٹریٹ پروفیسر ہوں, میں نے دنیا کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں پڑھایا ہوا ہے. تو کوئی وجہ تو ہوگی میرے ساتھ ایسا برا سلوک کرنے کی, وہ وجہ معلوم ہو جائے تاکہ میں دوسرے لوگوں کو بتاؤں کہ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی, آپ نے یہ جرم نہیں کرنا, تاکہ آپ کے ساتھ یہ سلوک نہ ہو. میرے ساتھ تو ہو گیا. تو کوئی اپنے دل سے پوچھئے, اپنے ضمیر سے پوچھئے, میں بھی آپ کا اتنا ہی بیٹا ہوں اس پاکستان کا جتنا کوئی اور ہے. تو اس لیے میں نے عمران ریاض صاحب سے پوچھا, وہ گرفتار ہوئے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں, انہیں اس طریقے سے شدت سے نہیں مارا گیا. میں نے اس کے علاوہ جو لوگ گرفتار ہوئے ان سے بھی پوچھا. ابھی تک سمجھ سے قاصر ہوں کہ وہ جو 1-2 ہفتے تھے اس میں میرے اوپر کس چیز کا غصہ تھا, میں نے ایسا کیا کیا تھا, مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی ابھی تک کہ کیا وجہ تھی. کوئی میں بیرونی ملک کا ایجنٹ تھا, میں یہاں پر کوئی ایسی اسٹیٹ کے خلاف